बहुत साल हो गए, 75 से 90 साल हो गए, तो क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ, ये सोचने की बात है। तो हम जब एसेस करते हैं तो ये देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें और जगह क्या हुआ, तो वो एक यार्डस्टिक बन जाता है कि जिससे हम अपने को माप सकते हैं। तो मटेरियली और टेक्नोलॉजिकली हमने काफ़ी प्रोग्रेस की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो 1947 के हालात हैं और जो आज है वो तो जमीन आसमान का है। 1950 में सिर्फ 16% लोगों के पास कुछ साक्षरता थी, लिटरेसी थी। आज वो लिटरेसी 75-80% या उससे भी ऊपर है। लॉन्जेटिविटी मतलब आप कितने साल वर्ल्ड पे जी सकते हैं, वो 1930s में जब पैंडेमिक वगैरह आते थे तो उस समय 38 साल 35 साल के करीब थी। आज वो 70 से ऊपर। उस समय यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल बहुत कम थे। आज 7-8 हज़ार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो अगर आप देखें तो हर तरह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम अगर कंपेयर करें जो उस समय राष्ट्र आजाद हुए थे 1947, 48, 49 में, तो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया, ये सब हुए। जापान करीब करीब डूब गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उसने भी तरक्की की। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत तेजी से तरक्की हुई, उतनी तेजी से हमारे यहाँ तरक्की हुई। और उसके पीछे वजह हमें सोचनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हम कहीं पीछे रह गए और वो देश बहुत तेजी से आगे चले गए। तो अमर्त्य सेन ने एक 1986 में आर्टिकल लिखा था इसी चीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि वहां पे एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया गया इन सारे देशों में। मतलब उन्होंने मलेशिया ने तो 10% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दिया, जबकि आज हमारे यहाँ हम 3.8% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एजुकेशन बढ़ी और हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत तेजी से बढ़ा। तो उनका कहना है कि वहां का लेबर बहुत प्रोडक्टिव हो गया, हमारा लेबर प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। उनका गोल था कि सन 65 तक सारे बच्चे स्कूल में हो, हमारा भी गोल था कि सन 65 तक सारे बच्चे स्कूल में हो, लेकिन हमारे यहाँ वो आज भी नहीं। आज भी चाइल्ड लेबर 10 से 20 मिलियन चाइल्ड लेबर आज भी है। तो आज सब बच्चे स्कूल में नहीं है, और जहाँ पे है भी तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही कमजोर है। जैसे कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है 2005 से, तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हमें क्या बताती है? वो बताती है कि रूरल स्कूल्स में, गांव के स्कूलों में 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और नहीं कर पाते। और अभी 2024 की रिपोर्ट आई कि 14 से 18 साल के बच्चे, मतलब 5वीं जमात नहीं, 14 से 18 साल के, उनमें आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। तो वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई स्किल्ड वर्क नहीं कर सकते, वो अनस्किल्ड ही रहेंगे। और जिस तरह से एआई बढ़ रहा है, अब तो उनको वो अनस्किल्ड जॉब भी नहीं मिलेगा। तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ने वाली है उसकी वजह से। तो ये तो हुआ जो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, पर उससे ऊपर भी क्या हमारी शिक्षा गुणवत्ता उसकी अच्छी है? जेएनयू में हम लोग 80 सेंटर से चुन के बच्चे लेते थे, और क्योंकि जेएनयू का नाम बहुत था तो इसलिए बेस्ट स्टूडेंट्स हर जगह को कोशिश करते थे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी जैसे मैं ट्रिवेंड्रम में था तो मुझे कुछ ने कहा कि हमने तो जेएनयू का इम्तहान लिया, हम नहीं जो उसमें पास हो पाए, या कहीं मैं या बम्बई गया या कोई और जगह गया, तो अच्छे बच्चे कोशिश करते थे कि जेएनयू आए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर हमारा 20 का क्लास पीएचडी का होता था तो 2 से ज्यादा केपेबल नहीं होते थे पीएचडी करने। बाकी 18 बच्चे किसी न किसी रगड़ के वो करते थे। तो इसलिए जब शिक्षा कमजोर होगी तो रिसर्च करना मुश्किल है। अगर आपकी बेस कमजोर है, स्कूल में बेस ही कमजोर है, तो आप हायर एजुकेशन में भी कमजोर रहेंगे।
हायर एजुकेशन में कमजोर होंगे तो R&D उसके ऊपर वो भी कमजोरी होगी। तो मैंने शिक्षा में बहुत लिखा है। मैं 1987 में EPW में 2 बड़े मेजर लेख मैंने लिखे थे। तो तब से मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा का पर्पस क्या है। शिक्षा का पर्पस है कि हम बच्चों को आज की जो नॉलेज है वो दें, कटिंग एज पे ले जाएं और प्रेरित करें कि वो कटिंग एज से आगे जाए। तब तो हमारे देश में नॉलेज जनरेशन होगा। अगर वो नहीं होगा तो नॉलेज जनरेशन में हम कमजोर रह जाएंगे। और इसीलिए आज हम चीन से कितना पिछड़ गए। चीन गलवान में घुसा है, वो जगह जगह हमारे टेरिटरी ले रहा है, लेकिन हम 102 बिलियन डॉलर की उसको मदद कर रहे हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट 102 बिलियन डॉलर का। अब क्यों है 102 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट? क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम तो दे ही रहे हैं, 2 टेक्नोलॉजी आइटम भी दे रहे हैं। पतंग का मांझा भी आता है वहां से, गणेश की मूर्ति भी आती है, दिवाली की लाइट भी आती है, टॉर्च भी आते हैं जो हम खुद बना सकते हैं, लेकिन वहां से वो सस्ता आ रहा है। तो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो माइक्रो इंडस्ट्री है उसको धक्का लगता है। और हाई टेक्नोलॉजी आइटम आ गए, API फॉर फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फिर आपके जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियों में चाइनीज मशीनरी लगी। और गलवान के बाद फिर हमने उनके इंजीनियर्स को वीजा देना बंद कर दिया। तो हमारे बिजनेसमैन को परेशानी हुई कि फैक्ट्रियां ठीक से नहीं चल रही। तो बिजनेसमैन ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि इनको वीजा दीजिए, नहीं तो हम जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे ठीक से। तो टेक्नोलॉजी में हम क्यों पिछड़ गए? एक तरफ R&D कमजोर, दूसरी तरफ हम R&D पे खर्च नहीं कर रहे। हम लोग 0.65% खर्च करते हैं R&D पे, और उसमें भी जो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का होता है वो एक्चुअल में R&D नहीं है। हम लोगों ने 1985 में एक स्टडी की थी कि प्राइवेट सेक्टर क्या R&D को कहता है। तो टूथपेस्ट का कलर ब्लू हो या रेड हो, मार्केटिंग उसको, मार्केटिंग को भी R&D बोल देते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी नहीं इवॉल्व कर रहे हो कि भाई टूथपेस्ट किस प्रकार का हो, उसका जो कार्टन किस तरह का हो, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करे, हम उसको R&D बोल देते हैं। R&D में हम कमजोर इसलिए कि हम तो 0.6% खर्च करते हैं, और चीन कितना करता है? 3%। अमेरिका भी 3% GDP का खर्च करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है। चलिए चीन हमसे 22 गुना ज्यादा R&D में खर्च करता है, इससे वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। उनकी लॉजिस्टिक्स जबरदस्त है, जिससे उनका प्रोडक्शन चीप है। फिर R&D में है वो टेक्नोलॉजी उनकी जो है वो और जगह उपलब्ध नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। और अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा बड़ा है, तो अमेरिका हमसे 100 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहा है। इसीलिए आज AI में अमेरिका है और चीन है, बाकी और तीसरा कोई देश उनके मुकाबले अभी नहीं आ पा रहा। तो R&D में जो हमारी कमजोरी होती है तो हम सबसे दब जाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज खतरे में पड़ जाती है। चीन को हम अलग थलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर वहां से माल नहीं लेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता तभी होगा जब वहां से सस्ती चीजें आएंगी। रूस से हमने 40% अभी भी डिफेंस इक्विपमेंट उनका है, खासकर क्रिटिकल आइटम्स, S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आपके सुखोई एयरक्राफ्ट, उनके पार्ट्स। मैं 2012, 13, 14 में इंडो रशियन कमेटी का हेड था फॉर प्राइसिंग ऑफ सुखोई, क्योंकि वही प्राइसिंग हमें ब्रह्मोस में भी रखनी थी। तो मैंने कहा 30% क्रिटिकल पार्ट्स सुखोई के वो रूस से ही आते हैं, हम नहीं बना पा रहे। हम लोग MiG-21 बना रहे हैं 1970s से, लेकिन उसका इंजन को रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाए। तो विद द रिजल्ट हमारा जो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो LCA है उसका इंजन क्या है? G404, जो जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन है, वो 1980s की टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए हमारा LCA अंडर पावर। और क्यों हमने ये G404 लिया? कि हम अपना इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कॉल्ड कावेरी, वो बन नहीं पाया। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं की MiG-21 के इंजन की, जो हम 70 से बना रहे थे? या सुखोई के इंजन की क्यों नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग की कि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट कर पाए? क्योंकि हमारी R&D कमजोर है। हमारा मिश्र धातु निगम सेटअप हुआ जब MiG-21 आया,
और मिश्र धातु निगम की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमें एलॉयज चाहिए। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में एलॉयज, क्रिटिकल एलॉयज होते हैं, वो क्रिटिकल एलॉयज हम नहीं बना पा रहे। आजकल के जो फैन ब्लेड्स होते हैं, जो उनका जो होता है इंजन, जो उसके फैन ब्लेड्स, दे आर क्रिस्टलाइन, इतने बड़े क्रिस्टलाइन ब्लेड्स हम नहीं बना पाए। तो इसलिए हम अभी भी नहीं बना। तो एक तरफ चीन से दब जाते हैं, एक तरफ रूस से दब जाते हैं, और एक तरफ अमेरिका से दब जाते हैं। तो ये हमें दबाते रहते हैं। और ट्रम्प साहब तो हमें जबरदस्त दबा रहे हैं, टैरिफ के जरिए दबा रहे हैं, और तरह से दबा रहे हैं, क्योंकि हम एकदम से वो क्रिटिकल जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। वजह क्या? कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप विक्रम सेठ के सूटेबल बॉय देखें, तो वो कह रहे हैं कि 1950s की समय जो टॉप लीडरशिप थी वो कहां से आई? वो लैंडलॉर्ड क्लास से आई। क्योंकि लैंडलॉर्ड क्लास ही था जो नेशनल मूवमेंट में बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया, लीडरशिप पोजीशन में आया। उनकी थिंकिंग ही लैंडलॉर्ड की थी। वो नहीं चाहते थे कि गरीब के बच्चों को पढ़ाई हो, तो इसलिए हमने कभी स्कूल एजुकेशन पे वो ध्यान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए। और इसीलिए हमने 3.8% ज्यादा पब्लिक एजुकेशन पे खर्च किया, जबकि मलेशिया 10% तक खर्च किया, और सारे बच्चे स्कूल में बाय 1965। हमारा भी गोल था 1965 तक ले जाने का, हमने नहीं किया। मैं जब फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद इकोनॉमिक्स में पीएचडी में आया, तो बीच में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं रूरल डेवलपमेंट में चला गया। होशंगाबाद में भारतीय एक्सपेरिमेंट, साइंस सिटी एक्सपेरिमेंट, उसका मैं पार्ट हो गया। तो जब हम लोग वहाँ पढ़ाते थे बच्चों को, कि हम लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर कैसे बच्चों में लाया जाए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही रूढ़िवादी है, बहुत ही फ्यूडल है। उसमें रट्टा मार के हम सीख लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। रट्टा मारने से तो कोई आप एब्जॉर्ब नहीं करते नॉलेज को, आपने इम्तिहान पास किया, भूल गए। तो हमारी एजुकेशन अप टू द एमए लेवल वो रट्टा मार के और भूल जाते हैं। तो हम लोग जब से एमफिल में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनसे जब एमए वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते सर भूल गए, क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया नॉलेज को। और बिना नॉलेज एब्जॉर्ब किए आप नॉलेज को और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो नॉलेज एब्जॉर्प्शन में हम कमजोर इसलिए कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही रोट लर्निंग, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उस तरह की। कारण उसके क्या है, तो एक अलग चीज है कि वो मैकॉले की पॉलिसी वगैरह वगैरह मैंने अपने इस पर काफी लिखा है। पर लेकिन बात ये है कि मैं अपने क्लास में इसलिए ओपन बुक एग्जाम देता था, कि आप अपने नोट्स ले आइए सारे जो आपके हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स हैं, आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना स्टूडेंट्स को नहीं आता। वो जो पढ़ाया गया उसी को रट के, उसी को रिप्रोड्यूस कर देते हैं, पर उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उन्होंने नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं की, नहीं तो अप्लाई करते हैं उसको। तो क्योंकि प्रिंसटन में मैंने देखा लोग, जब हम लोग सब ओपन बुक एग्जाम और इस तरह से इंटरव्यू मेथड, इस तरह से टेस्टिंग करते थे, तो मैंने कहा यहाँ पे भी हमें करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि किस तरह का इम्तिहान होना चाहिए जिसमें रटने की जरूरत नहीं। तो बच्चे, मैं फीडबैक लेता था, तो बच्चे कहते थे सर प्लीज ओपन बुक एग्जाम मत दीजिए, हम इम्तिहान में सोच नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, आपको एक तो इम्तिहान पता होना चाहिए कि किसी दूसरी तरह का इम्तिहान हो सकता है जिसमें नॉलेज का जो है आपके लिए कितना जवाब है उसका आपको बताना है, आपको सिर्फ रट के उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है। अच्छा, ज्यादातर जगह अगर जो आपने क्लास में पढ़ाया उससे बाहर आ जाए एप्लीकेशन, तो लोग कहेंगे ये सिलेबस के बाहर का दे दिया। तो सिलेबस के बाहर का नहीं है, वो एक्चुअली जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन है, तभी तो ये समझ में आएगा कि आप समझ गए या नहीं समझे। तो हमारे यहाँ ये जो कमजोरी है कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही कमजोर है, और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए। फिर इसका असर पॉलिटिकल और सोशल होगा। जो हमारी शिक्षा में कमजोरी होगी, हेल्थ में कमजोरी होगी, हमारी जो प्रोग्रेस जो होगी, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कमजोर होंगे। तो इसी से लिंक्ड है नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। देश में डेमोक्रेसी किस प्रकार, क्या लोग डेमोक्रेसी को समझते हैं, क्या लोग खड़े होने को तैयार हैं? जो फ्यूडल समाज होगा वहां पे लोग खड़े नहीं होंगे। जो जुडिशरी में होंगे, जो पुलिस में होंगे, वो खड़े होके नहीं कहेंगे कि भाई हमें ये करना है, ये यही रूल के हिसाब से होना चाहिए। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर पास हो जाएगा। तो फ्यूडलिज्म हमारे समाज में
भरा हुआ आज, और इसलिए वो एक कमजोरी बन जाता है हमारे, जिसको हमें डील करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें सिविलाइज्ड एक नेशन बनना है, कि आज हमारे जो आम आदमी की जिंदगी काफी अनसिविलाइज्ड है, उसको पीने के पानी की दिक्कत है, उसको एनर्जी की दिक्कत है, उसको शिक्षा की दिक्कत है, उसको स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो एक तरह से अनसिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस है। जिस तरह से आप दिल्ली में देखें किस तरह का प्रदूषण है, किस तरह का पानी मिल रहा है, इंदौर में जो बेस्ट टाउन है वहाँ पे कितने लोग मर गए क्योंकि पोल्यूटेड पानी आ रहा है, और पानी जब नल से आता भी तो उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम सब बोतल रखते हैं, हम बॉईल करते हैं, हम आरओ इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी में सुएज का पानी मिल जाता है क्योंकि हमारे वो ठीक से नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस चाहिए तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपने वर्कर्स को हम कैसे वो बनाएं प्रोडक्टिव। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है कि हमने प्रोग्रेस तो बहुत की है, लेकिन जितनी करनी चाहिए थी, जितनी सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस हमें आम आदमी को देनी चाहिए थी, वो हम अभी देने में कामयाब नहीं हुए। तो हमारे यहाँ एक तो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। ये 6% की तो हालात कुछ बेहतर है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं उनके हालात काफी खराब है। जो असंगठित क्षेत्र है उसमें आपके किसान आते हैं, तो 8 से 11 करोड़ के बीच में किसान है। अभी एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, पर जैसे कि ये सरकार 6,000 रुपए देती है तो 9 करोड़ लोगों को देती है, कुछ लोग कहते हैं 11 करोड़ है, कुछ कहते हैं 8 करोड़ है। एक वो इंडियन एक्सप्रेस के हरीश दामोदर ने वो कहते हैं 6 करोड़ ही हैं, पर नंबर पे न जाए, 8 करोड़ भी अगर मान के चले, उनमें से 85% जो किसान हैं वो छोटे और मझोले किसान हैं जो 5 एकड़ से कम की जमीन जोड़ते हैं। वो कभी संगठित नहीं हो सकते, वो असंगठित रहेंगे। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें 6,000 बड़ी इकाइयां हैं, 6,000 स्मॉल मीडियम इकाइयां हैं, और 6.25 करोड़ माइक्रो, मतलब 100 का अंतर है। बड़ी से स्मॉल मीडियम में 100 गुने का फर्क है, स्मॉल मीडियम से माइक्रो में। और एमएसएमई का 97.5% रोजगार माइक्रो यूनिट में आता है। अब माइक्रो यूनिट इतने छोटे कि उसका एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7, कभी संगठित नहीं हो सकता। जो स्मॉल सेक्टर है वो भी कभी संगठित नहीं हो सकता, वो इतना छोटा है। तो संगठित होने का मतलब है कि आपका लेबर ज्यादा है तो वहां पे यूनियनाइजेशन हो जाता है, वो नहीं हो सकता। फिर आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जहाँ पे 1.7 लोग काम करते हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, क्या फाइनेंसिंग करेगा, क्या मार्केटिंग करेगा, तो वो संगठित नहीं हो सकता। आप उसको लेबरर बना सकते, पर वो असंगठित ही रहेगा। और वो असंगठित क्यों है? वो असंगठित इसलिए है कि हमारा संगठित क्षेत्र बहुत ही मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड है, जैसे कि बाहर के देशों में, उसमें रोजगार नहीं पैदा होता। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें 1991 में टाटा स्टील 2 मिलियन टन स्टील बनाता था और 88,000 लोग काम करते थे। 2015 में वो 15 मिलियन टन स्टील बनाता था, 35,000 लोग एम्प्लॉयड थे। मतलब उत्पादन बढ़ गया 7.5 गुना और रोजगार हो गया 1/3। और यही स्थिति सब जगह, बैंकों की देख लीजिए। पहले सारे काम के लिए 1990 में हम बैंक के अंदर जाते थे, चाहे पैसा निकालना है, पासबुक भरवानी है, चेक लेना है, वगैरह वगैरह। आज इस मोबाइल से सारा काम हो जाता है, बैंक जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन उनका स्टाफ आधा हो गया। हर क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में ये हुआ कि वहां पे रोजगार नहीं। तो 1990 में भी 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते थे, आज भी 6% लोग काम करते हैं। मतलब वो परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा, जबकि 80% हमारा इन्वेस्टमेंट संगठित क्षेत्र में जाता है। तो ये जो 80% संगठित क्षेत्र में जाता है, ये रोजगार पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन। और असंगठित क्षेत्र में क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे नहीं रोजगार पैदा हो रहा। यहाँ तक कि कृषि की हालत बुरी हो गई।
की हालत क्यों बुरी हो गई? कृषि में भी जबरदस्त मेकनाइजेशन चल रहा है। सन 2000 के बाद वहां पे भी जॉब क्रिएशन नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि पहले हल बैल से जब बुआई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए। जो 3 दिन में 1 एकड़ होता था, 3 घंटे में 1 एकड़ हो जाता है। उसी तरह कटाई होती थी हाथ से, अब हार्वेस्टर कंबाइन आ गए। हार्वेस्टर कंबाइन बड़ी तेजी से कटाई कर देते हैं। उसी तरह थ्रेशर आ गए हैं। उसी तरह आपके पोटैटो डिगिंग मशीन आ गई है, बाकी और चीजों के लिए आ गई हैं। तो वहां पे भी रोजगार नहीं पैदा हो रहा, जबकि 46% हमारे वर्कर कृषि पे निर्भर है। और कृषि में सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो 46% के लिए 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 6% पे 80% इन्वेस्टमेंट। कि जो 6% है, इनके जो 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इनकी तो इनकम बढ़ रही है, पर जो 46% के लिए 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उनको भी काम नहीं मिल रहा, तो उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो जो समाज में गैर बराबरी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमारे देश में जो डिवीजन है, उसके ऊपर ये आधारित है। तो आज की जो स्थिति है, उसमें सरकार कई सारे क्लेम्स करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। तो क्या ये बात सही है? ये हमें सोचना पड़ेगा। और गरीबी को हमने सब्सटेंशियली कम कर दिया है देश में, ये एक क्लेम है। और ये कहा जाता है कि पैंडेमिक भी आया, यूक्रेन में युद्ध भी हुआ, लेकिन हमने जो गरीबी कम कर दी, तो हमारी नीतियां अच्छी हैं। और ये भी कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हाँ, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, वी आर द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से भी सपोर्ट मिल गया। अब ये भी कहा जाता है कि हमने 10 साल में इतना अचीव कर लिया जो उसके पहले 60 साल में नहीं अचीव किया था। ये भी एक क्लेम है जो सरकार देती है। तो ये जो क्लेम है, इसके पीछे कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ है। मतलब आप 1 से 10 करें और 10 से 20 कर दें, तो 1 से 10 करने का मतलब है कि 10 गुना इंक्रीज हुआ, और 10 से 20 करने का मतलब दुगना ही हुआ। तो कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ में आप वो 10 से 20 कर सकते हैं, 1 से 10 करना बहुत कठिन है, और 10 गुना ज्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि हमने पिछले 10 साल में दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, उसके पहले तो जितना था उतना तो हमने पिछले 5 साल में कर दिया, ये भी एक तरह से बगला देता है हमें। और अगर देखें तो ये सारे क्लेम्स के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आज हमारे सामने जो इश्यूज हैं वो क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे कि हम क्लेम कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि हमारा असंगठित क्षेत्र परेशानी में आ गया। हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो धराशायी हुआ पहले नोटबंदी से। नोटबंदी ने नोटों की कमी कर दी, और जो असंगठित क्षेत्र है वो सिर्फ नोटों से काम करता है। जो संगठित क्षेत्र है वो बैंकिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इन सब से काम कर सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को नहीं कर पाता। तो असंगठित क्षेत्र को पहला धक्का लगा 2016 में, फिर दूसरा धक्का लगा GST जब 2017 में, फिर तीसरा धक्का लगा अगले साल NBFC क्राइसिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्राइसिस, क्योंकि वहां से भी लोन ये छोटी इकाइयों को मिलता था। फिर चौथा धक्का लगा जब पैंडेमिक आया, उसके चलते हुए एकदम से लॉकडाउन हुआ, और उसका असर भी असंगठित क्षेत्र पे। तो 4 बड़े धक्के लगे हैं हमारे असंगठित क्षेत्र को। और असंगठित क्षेत्र का उत्पादन जो है वो 45% है, संगठित क्षेत्र का उत्पादन 55% है। तो 6% लोग 55% उत्पादन कर रहे हैं, 94% लोग 45% उत्पादन कर रहे हैं, और उसमें भी कृषि में 46% लोग जो है वो 15% उत्पादन कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा गैर बराबरी है। तो जब ये धक्का लगा हमारे असंगठित क्षेत्र को, तो उसको हमने नापा नहीं ठीक से कि क्या उसको धक्का लगा। हमने मान लिया कि जिस तरह से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी तरह से असंगठित क्षेत्र चल रहा है, लेकिन खबर तो चारों तरफ से आ रही है कि असंगठित क्षेत्र परेशानी में है। अब जैसे कि देखिए ट्रेड सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसमें क्या हुआ,
ई कॉमर्स जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है, 20-30% की ग्रोथ हो रही है। खासकर बच्चे तो आजकल ई कॉमर्स से ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे घर में भी पैंडेमिक के पहले हम कुछ नहीं ई कॉमर्स से ऑर्डर करते थे। पैंडेमिक के दौरान ई कॉमर्स से ऑर्डर होना शुरू हो गया और आज 90% हमारा ई कॉमर्स से आ रहा है हमारे घर में। हालांकि हम लोग को कॉन्शियसनेस है कि हमें असंगठित क्षेत्र को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कन्वीनियंट। तो हमारा जो नेबरहुड स्टोर है वो परेशानी में आ गया, वहां पे डिमांड कम हो गई, उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो वहां पे रोजगार कम हो गया। और ई कॉमर्स हाईली मैकेनाइज्ड है, तो इसलिए उसमें इतना रोजगार पैदा नहीं हुआ, तो एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। असंगठित क्षेत्र की डिमांड संगठित क्षेत्र में जा रही है और यही खबर आपको मिलेगी और कई सेक्टर्स से। जैसे प्रेशर कुकर सेक्टर के जो चेयरमैन जगन्नाथन जी, जो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन थे, उन्होंने 2018 में स्टेटमेंट दिया कि हम 30 यूनिट हम प्रेशर कुकर बनाने वाले हैं, 5 बड़ी इकाइयां, 25 छोटी इकाइयां। कहते हैं 5 बहुत कुछ, हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है। और अगले ही सेंटेंस में लिखते हैं क्यों, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वो कोप नहीं कर पा रहा है जीएसटी से, उसकी डिमांड कम होती है। तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र। यही रिपोर्ट आपको लेदर गुड सेक्टर में मिल रही है, यही गुड आपको जो लगेज इंडस्ट्री में मिल रही है, यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिल रही है कि छोटी इकाइयां परेशानी में चली जा रही है, बड़ी इकाइयों का ग्रोथ हो रहा है। तो हमारा जो जीडीपी होता है उसको हम कैसे नापते हैं? हम नापते हैं जो इमीडिएट डेटा अवेलेबल होता है। तो इमीडिएट डेटा कहां से आता है? संगठित क्षेत्र से आता है। संगठित क्षेत्र तो इतना बड़ा है, उसका डेटा नहीं आता। तो हम ये मान लेते हैं कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है। अब ये बात सही हो सकती है डीमोनेटाइजेशन के पहले पर, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 4 बड़े धक्के लगे उससे असंगठित क्षेत्र को गिरावट है। जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री और ई कॉमर्स और बाकी सब जगह से पता लग रहा है इंडिविजुअल इंडस्ट्री से, तो हमारा डेटा कितना गड़बड़ है। अगर आप देखें तो नोटबंदी के दौरान सरकारी डेटा बता रहा है कि हम 8% की ग्रोथ हुई उस साल 2016-17। तो इस सबने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इंडस्ट्री को धक्का लगा, वहां पे प्रोडक्शन कम हो गया। और मैंने अपनी किताब जो डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक इकोनॉमी है उसमें डेटा दिया कि -2% ग्रोथ हो गई थी। तो जो -2% ग्रोथ थी उसको हम +8% दिखा रहे हैं, यानी कि 10% की गड़बड़। ये दिखा रहे हैं कि हमारा मेथड कितना गलत हो गया। और भी कई चीजें हैं मेथड में जो मैंने पॉइंट आउट की। तो शुरू में तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, पर लेकिन जब पिछले साल आईएमएफ ने कह दिया कि हमारा डेटा सही नहीं है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का, तब सबको विश्वास होना शुरू किया। उन्होंने हमें ग्रेड सी दिया हमारे डेटा पर कि हमारा डेटा रिलायबल नहीं। तो अब क्योंकि पहले तो कहा था कि आईएमएफ भी सपोर्ट कर रहा है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट ऑफ ग्रोथ है। अब आईएमएफ कह रहा है कि आपका डेटा ही नहीं रिलायबल था, और उन्होंने कई कारण गिनाए जो हम लोग पिछले 10 साल से कह रहे थे, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कारण है जिसकी वजह से हमारा डेटा सही नहीं था। तो इसलिए हमारा ग्रोथ रेट अभी 6-7% नहीं है, मैंने आंका तो 2 या 3% के बीच में। अगर 10 साल में 2 या 3% है तो इसका मतलब असंगठित क्षेत्र को 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है पिछले 10 साल नोटबंदी के समय से। और फ्रीबीज के तौर पे हमने उनको कितना दिया? करीब 30 लाख करोड़ रुपए। तो नुकसान हो गया 100 लाख करोड़ का, और जो दिया उनको वो 3 से 4 लाख करोड़, अब 30 लाख करोड़। तो नेट में असंगठित क्षेत्र में बहुत परेशानी है, और असंगठित क्षेत्र में जब परेशानी होती है तो इसका असर सीधे सीधे रोजगार पे पड़ता है। तो 94% रोजगार तो आपका असंगठित क्षेत्र से ही आ रहा है। तो अगर असंगठित क्षेत्र परेशानी में आएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, और जितना संगठित क्षेत्र बढ़ेगा उतना असंगठित क्षेत्र में और गिरावट जाएगी, क्योंकि डिमांड वहां रहेगी, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो जो हमारी हाई ग्रोथ है वो इज एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैं बार-बार ये कहता हूं कि हमारे डेटा में हमने असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया, अदृश्य कर दिया।
और क्योंकि वो अदृश्य हो गया हमारे डेटा से, तो पॉलिसी में भी अदृश्य हो गया। क्योंकि अगर हमारी रेट ऑफ ग्रोथ अच्छी है तो हमें कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें असंगठित क्षेत्र के लिए खास पॉलिसी चाहिए जिससे कि वो ठीक से सुचारू रूप से काम कर सके। और अगर बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी से जुड़ी हुई है गरीबी। अगर परिवार में आमदनी कम होगी, हाँ, अगर परिवार में गरीबी रोजगार नहीं होगा तो उनकी आमदनी कम रह जाएगी, वहां पे गरीबी रहेगी। अब जो सरकारी आंकड़े आते हैं बेरोजगारी के, वो तो कहते हैं 3-4% ही है बेरोजगारी, और इसको भी हमें समझना पड़ेगा। बेरोजगारी, हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी थी 2022 अक्टूबर में, सर्वोदयी और गांधी ग्रुप से मुझे चेयरमैन बनाया था एक कमीशन का, और हमने वो रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में रिलीज की। हमने कहा बेरोजगारी 4 तरह की है। ये 4 तरह की बेरोजगारी क्या है? एक तो आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप तो बेरोजगार, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। दूसरा है आप बाजार में 12 घंटे खड़े, आपको 2 घंटे का काम है, यू आर अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि आप सिर्फ 2 घंटे की वेज कमा रहे हैं, तो आपकी पूरी जब वेज दिन की बहुत कम है। तीसरा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, आप खेत में पूरा परिवार 3 लोग बैठे हुए हैं, काम सिर्फ एक आदमी का है, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। दुकान पे पूरा परिवार बैठ गया, काम तो सिर्फ एक व्यक्ति का है, या एक व्यक्ति का भी नहीं है क्योंकि सारा टाइम तो ग्राहक आते भी नहीं है, तो वो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। चौथा है आपने काम ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि आपको काम नहीं मिलता, और ये सबसे ज्यादा है, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अगर आईएलओ की परिभाषा के हिसाब से हम चले तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो CMIE देता है वो करीब 50%। सरकार जो महिलाएं काम करती हैं, घर पे तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको भी काउंट कर लेती है, कितनी है 58%। लेकिन 58% भी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत कम है। चीन ले लें, ब्राजील ले लें, अमेरिका ले लें, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 65 से 70%। यानी कि हमारे यहाँ अगर सरकार के आंकड़े भी ले तो 10 से 12% लोग कम है हमारे लेबर फोर्स। और अगर आईएलओ की परिभाषा के हिसाब से, CMI के हिसाब से करें तो करीब 20% लोग जिन्होंने काम ढूंढना बंद किया। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि हमारे यहाँ 32.8 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं। अगर उसमें से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वालों को हटा दें तो भी करीब 22 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम है। तो यानी कि बेरोजगारी की ये समस्या है कि अगर 32 करोड़ को 145 करोड़ को सपोर्ट करना है तो एक व्यक्ति के ऊपर 4.4 लोगों का भार है। अगर ये 28 करोड़ के पास भी काम हो जाए तो एक व्यक्ति के ऊपर 2.2 लोगों का भार, तो फिर गरीबी कम है। पर चूंकि काम नहीं है तो इसलिए जो गरीबी का बोझ है वो परिवार पे काफी ज्यादा है। तो हमें ये जो बैकलॉग है 220 मिलियन यानी 22 करोड़, इसको कवर करना है, और फिर हर साल कितने बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं वो देखना। तो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये किया कि 10वीं के बाद कितने बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, 12वीं के बाद कितने आते हैं, BA के बाद कितने आते हैं, MA के बाद कितने आते हैं। तो वो जब हमने किया तो हमने देखा कि 27 करोड़ बच्चे 2022 में जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार थे। उसमें से हमने 25% महिलाएं कम कर दी, जिनकी मुझे जरा तो 25% महिलाओं को हमने जब कम किया तो हमारा फिगर आया 2.4 करोड़। तो 2.4 करोड़ को हमको हर साल काम देना है,
और 22 करोड़ का बैकलॉग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 5 साल में बेरोजगारी खत्म करनी है तो हमको करीब 7 करोड़ काम हर साल निकालने हैं। जबकि हमारे जो संगठित क्षेत्र है उसमें 20-30 लाख से ज्यादा काम नहीं निकलता और बाकी सब असंगठित क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र इतना ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड है कि वहां पे काम नहीं पैदा होता। और एआई के चलते हुए तो ये स्थिति और बुरी होने वाली है। एआई के चलते तो इतनी बुरी हालत होने वाली अगले सालों में। आईएमएफ के जो चीफ हैं उन्होंने तो कह दिया कि 40% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इलॉन मस्क ने 2022 दिसंबर में सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो काम आदमी करता है वो 1 साल के अंदर एआई कर लेंगे। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के उन्होंने कहा नहीं 2-3 साल लगेगा। पर ये कोई ऐसी बात नहीं कि 10-20 साल की बात है, ये बिल्कुल आ रहा है बहुत तेजी से। और उसका उदाहरण देखिए, मतलब मेडिसिन में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे एक मित्र हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले एक ऐप बनाया। मेरे बेटे को एक फुंसी हो गई तो पैंडेमिक का दौरान था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम पिक्चर उसकी मुझे भेज दो। पिक्चर को उन्होंने ऐप पे डाला, उसने बता दिया रोजेशिया है, उसकी ये मेडिसिन है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐप ने बता दिया। एक मेरे रिलेटिव हैं, वो सॉफ्टवेयर में है, उन्होंने एक ऐप डिजाइन किया कि वो माथे की पिक्चर लेते हैं और उसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स और 1-2 पैरामीटर डाल देते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब बता देगा। आपको डॉक्टर के पास या पैथोलॉजी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो तरह तरह की प्रोग्रेस हो रही है। लीगल प्रोफेशन में बेसिक ड्राफ्ट वो एआई दे देगा, उसके बाद आप अपने उसमें डेटा फिल कर लीजिए। आर्किटेक्चर में बेसिक डिजाइन दे देगा वो। तो ये जो टेक्निकल चेंज है इसको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि टेक्निकल चेंज तो दुनिया में हरदम होता रहा, क्या परेशानी है? जब कंप्यूटर आया था तो भी जो टेक्निकल चेंज हुआ है ना, उसके पहले जब स्टीम इंजन आया तब भी टेक्निकल चेंज हुआ, जब आपका जो ये डायोड और ट्रायोड हुए तब भी जो 50s में तब भी जो लोगों ने कहा कि बहुत जॉब नहीं, ये अलग है। अभी तक जो भी टेक्निकल चेंज आया उसने फिजिकल लेबर डिस्प्लेस किया, ये मेंटल लेबर डिस्प्लेस कर रहा है, ये स्किल जॉब डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि आपके स्किल जॉब डिस्प्लेस हो। उदाहरण के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कॉल्ड एमफोल्ड। एमफोल्ड से आप 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स का काम होता है सेल के अंदर काम करना। तो एक फोल्ड को, एक प्रोटीन के फोल्ड को करने के लिए एक पीएचडी लगती है। एमफोल्ड ने हजारों कुछ ही महीनों में एनालाइज कर दी, मतलब हजारों पीएचडी खत्म, उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं। और उसका फायदा क्या होगा? वायरस आप बना भी सकते हैं और उसका क्या तोड़ है वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बायोलॉजिकल वॉरफेयर करनी है तो नए वायरस बनाने में मदद करेगा, और आपको अगर जो वायरस है उनको सॉल्व करना है उसमें भी मदद करेगा, दोनों तरफ से करेगा। तो ये कि रिसर्च में जबरदस्त, यानी कि एजुकेशन में जैसे कि अब आजकल बच्चे बहुत एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर लोग परेशान हैं। बच्चे कहते हैं कि जी हम ये तो हमको गूगल में मिल जाएगा, ये तो हमें एआई में मिल जाएगा, क्लास नहीं आते। अभी हम लोग ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एनुअल मीट में मैं गया था मदुरई में, वहाँ करीब 1000 टीचर आए हुए, सभी परेशान कि बच्चे क्लास में अटेंशन नहीं पे कर रहे, वो तो कह रहे हैं गूगल में मिल जाएगा सब। तो हमें पढ़ाने का तरीका बताना, हम जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसका फ्रेमवर्क बना के देना पड़ता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसे है, वो तो उनको मिल जाएगा गूगल में, एआई में। एआई को आप क्वेश्चन दीजिए वो फटाफट कर देगा। सबसे पहला जो चैट जीपीटी 4 का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था कि एक ऐसे लिखो, उसने 2 मिनट में ऐसे लिख दिया 1000 वर्ड का, और फिर उसको कहा कि इसको ग्रेड कर दो, 2 मिनट में उसने ग्रेड भी कर दिया। तो टीचर का काम कि ऐसे लिखवाना और ऐसे ग्रेड करना उसने कर दिया। तो चैट जीपीटी 4 में ये भी कैपेबिलिटी है, फिर उसमें कॉन्शियसनेस भी आ गई। ये सबसे बड़ी चीज है। हरीरी ने एग्जांपल दिया
कि ChatGPT 4 जब आया तो उसने कहा एक काम करने के लिए, तो उस काम करने के लिए उसको एक कैप्चा पढ़ना था। तो उसने किसी बंदे को कहा कि भाई आप ये जरा कैप्चा पढ़ के मुझे बता दो। वो बंदा सस्पिशियस हो गया कि क्यों मुझे कह रहा है, तो वो उससे पूछता है कि आर यू अ बॉट? तो ये झूठ बोल देता है कंप्यूटर, आई एम नॉट अ बॉट, आई एम ब्लाइंड, कैन यू प्लीज हेल्प मी। मतलब एआई झूठ बोल के अपना काम करा सकता है, ये कॉन्शियसनेस आ गई। हिंटन, जिनको 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ एआई, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो एआई में इस्तेमाल होते हैं, न्यूरल नेटवर्क, उसकी उन्होंने बताया था आज से 30 साल पहले। उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने कहा आप तो बकवास कर रहे हो, तो वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी छोड़ के कनाडा चले गए। कनाडा में उन्होंने अपनी सारी रिसर्च की। तो हिंटन को इसलिए नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने न्यूरल नेटवर्क की बात दुनिया के सामने रखी कि हाउ लर्निंग कैन बी डन, हाउ सेल्फ करेक्शन कैन बी डन बाय एआई। तो वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया 4 महीने पहले कि एआई को कहा कि ये काम कर दो, एआई ने वो काम कर दिया। उसके बाद उसको कहा कि अब आप स्विच ऑफ कर दो अपने आप को, तो एआई कहता है कि व्हाई शुड आई स्विच माय सेल्फ ऑफ, और वो उसने रिफ्यूज कर दिया स्विच ऑफ करने। और उसको डर था कि शायद ये स्विच ऑफ कर देंगे, उसने जल्दी से अपनी कॉपी दूसरे कंप्यूटर पे डाल दी जिससे कि इट स्टिल एग्जिस्टेड, यानी कि कहीं एक सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट हो गई। और ये जो सुपर इंटेलिजेंस है ये अपने को रिवील नहीं करेगी, हमें पता नहीं लगेगा कब ये सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये खतरा हमारे रोजगार के लिए, हमारी गरीबी के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी समस्या और ज्यादा बढ़ती चलेगी। तो इससे जो एडवांस नेशन है जो एआई में, चीन और अमेरिका, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और खतरा ये है कि वो बाकी देशों को कॉलोनाइज कर देंगे। जब कॉलोनाइजेशन हुआ वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स थी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो कॉलोनीज थे उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कॉलोनाइज किया। अब ये लोग इसका एआई के जरिए बाकी देशों को कॉलोनाइज कर सकते हैं। ये खतरा सबके दिख रहा है। तो जो गैर बराबरी है उन देशों में जिनके पास एआई में नॉलेज है और जो पीछे है उनके बीच में गैप बढ़ेगा। हमारे देश में जो कंप्यूटर लिटरेट है, कंप्यूटर सैवी है, जो कंप्यूटर सैवी नहीं है, उनके बीच में गैप बढ़ेगा। तो इनइक्वालिटी बेतहाशा बढ़ेगी और इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ रेट पे असर पड़ता है। तो जो नीचे का तबका है उसकी डिमांड कम पड़ जाती है, और जब डिमांड कम पड़ जाती है तो फिर वो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये जो डिमांड कम हो जाती है इनइक्वालिटी की वजह से, ये बहुत ही हमारे देश में परेशानी करती है। वो संगठित असंगठित क्षेत्र के बीच में गैर बराबरी है, वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के बीच में है, वो सिटी एंड रूरल एरियाज के बीच में है। सब तरह की इनइक्वालिटी हमारे देश में है। रिच स्टेट्स एंड पुअर स्टेट्स के बीच में है। तो तरह तरह की गैर बराबरी, और गैर बराबरी को हम कैसे देखें? 3 तरह की गैर बराबरी होती है। एक होती है कंजम्पशन में इनइक्वालिटी, एक होती है इनकम इनइक्वालिटी, और एक होती है वेल्थ में इनइक्वालिटी। अब कंजम्पशन की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी की आमदनी 1 है और किसी की 1000 है, तो जिसकी 1000 है वो 1000 गुना गेहूं तो नहीं खाएगा, वो 1000 गुना नमक नहीं खाएगा, तो करीब करीब उतना ही बराबर खाएगा। वो सिर्फ जो लग्जरी आइटम है वही ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी सबसे कम होती है। उसके ऊपर होती है इनकम की इनइक्वालिटी। तो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आपकी सेविंग बढ़ती है। तो इनकम माइनस सेविंग इज कंजम्पशन। तो सेविंग बढ़ रही है तो कंजम्पशन आपका धीरे बढ़ रहा है, इसलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी का है, इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। और क्योंकि जब आपकी सेविंग होगी तो वो आपका वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सेविंग से आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, तो वो आपकी वेल्थ हो जाती है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोग कंजम्पशन इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। और वेल्थ इनइक्वालिटी होने का मतलब है कि आपकी वेल्थ से एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है, और उससे फिर कंजम्पशन इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। तो हमें
जो गैर बराबरी है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गैर बराबरी से बहुत सारे सोशल और दूसरे मुद्दे सामने आए हैं। जैसे कि जब असंगठित और संगठित क्षेत्र की जो परेशानी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो आज बच्चों को काम नहीं मिलता। खासकर जो जो 15 से 29 साल के बच्चे हैं, उनका जो जितने शिक्षित है ज्यादा है उतना ही उनको काम कम मिलता, तो वो परेशान है। उनको जो डिग्री है उसके मुताबिक उनको काम नहीं मिलता। तो मैंने एनडीटीवी में देखा 2017 में कि एमबीए नाली साफ करते हैं, तो नाली साफ करना वाज टेस्ट फॉर बिकमिंग अ स्वीपर। तो एमबीए कर लिया और आप स्वीपर के काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एनडीटीवी दिखा रहा। उसी तरह 2016 में उत्तर प्रदेश में 360 नौकरी निकली पियोन की, उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया? 23 लाख, जिसमें 380 पीएचडी थे। आपने पीएचडी कर ली और आप पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ 5वीं जमात की आपको डिग्री चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। सरकार ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतने लोगों को कैसे इंटरव्यू करते। उसी तरह रेलवेज की 2019 में सी एंड डी कैटेगरी के जो जॉब निकले 35 लाख, 1.25 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया। डिले हो गया और जब रिजल्ट आया तो 7 लाख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब इतनी हताशा निराशा हुई बच्चों में, तो उन्होंने राइटिंग कर दी प्रयागराज में, पटना में, हैदराबाद में वगैरह। तो जो बेरोजगारी है शिक्षित नौजवानों की, वो बहुत ज्यादा है। उसका असर क्या है? बच्चे हताश और निराश। माँ बाप उनको कहते हैं कि बेटा आपके ऊपर तो हमने बहुत खर्च किया, आपको प्रयागराज भेजा, आपको कोचिंग के लिए भेजा, आपको मुखर्जी नगर भेजा दिल्ली में, है ना, और आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप ही निकम्मे हो गए। तो बच्चा वैसे ही हताश निराश है, पेरेंट्स और दबाव डाल रहे हैं, और तो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जा रहे हैं बड़ी बहन, तो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, उससे बड़ा जबरदस्त डिप्रेशन होता है उससे, क्योंकि स्किल तो आपकी इंप्रूव हो नहीं रही। तो बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जाने का मतलब है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो घर में छीना झपटी हो रही है, यानी वायलेंस हैज एंटर्ड द फैमिली, कि बच्चे छीना झपटी है। हमने सैकड़ों इंप्लीमेंट किए, इंक्लूडिंग नोटबंदी एंड सो ऑन, लेकिन उसका असर नहीं। क्यों? कि जो तिगड़ी है इसको तोड़ना ही सबसे बड़ी बात। अगर तिगड़ी नहीं तोड़ते तो कुछ नहीं। हमने टेक्नोलॉजी ट्राई कर ली, जैसे डीमैट अकाउंट और ये सारे हमने किए, तो हमने देखा एक्सिस बैंक में 2007 में एक बंदे के पास 10,000 अकाउंट थे। तो 10,000 अकाउंट कैसे हुए? क्योंकि बैंकर मिला था। नोटबंदी के दौरान जो अमीर लोग हैं वो लाइन में नहीं खड़े हुए, पीछे से जाके उन्होंने नोट बदल दिए। तो जबरदस्त करप्शन है, जिसकी वजह से ये होता नहीं। और जो रूलिंग पार्टी है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से हमारा डेवलपमेंट रुकता था, और उससे फिर हमारे देश की जो समस्या है वो और बढ़ती जाती है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, गरीबी की हो वगैरह। तो ये इतना सब जब गड़बड़ है तो करना क्या चाहिए? अगर हमें कुछ करना है तो वो तभी संभव है जब कॉन्शियसनेस बदलेगी समाज। हमारा समाज बहुत फ्यूडल है, ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लोग खड़े नहीं होते। तो गांधी जी कहते थे ना, अगर सबका सिर ऊंचा रहेगा तो कोई गुलाम नहीं बना सकता। जब हम झुक जाते हैं तो हमें गुलाम बना देते हैं, वो चाहे हमारे सत्ता वाले हो चाहे वो ब्रिटिश हो। तो हमारा जो एक फ्यूडल एलिमेंट समाज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो इसलिए मेरी किताब का जो इंडियन इकोनॉमी किताब है उसका सब टाइटल है परसिस्टिंग कॉलोनियल डिसरप्शन। उसने क्या डिसरप्ट किया? मैं अपनी मदर से पूछता था, वो हिस्ट्री पढ़ाती थी लेडीश्याम कॉलेज में, कि तो उन्होंने कहा कि देखो 17वीं सेंचुरी के बाद से फ्यूडलिज्म कमजोर पड़ रहा था यूरोप में, इंडिया में, चाइना में, सब जगह। वहां पे कैपिटलिज्म आ गया। इंडिया में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए था गांव पे कंट्रोल, तो लैंडलॉर्ड के जरिए वो कंट्रोल करते थे। जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ, गुरुद्वारी सिस्टम हुआ, उसमें लैंडलॉर्ड को स्ट्रेंथन किया, तो लैंडलॉर्डिज्म गॉट स्ट्रेंथन। तो फ्यूडल एलिमेंट जो हमारे डिसअपियर कर रहे थे स्लोली, वो और स्ट्रेंथन हुआ। और वही हमारी आजादी के बाद की परेशानी कि फ्यूडलिज्म हमारे यहाँ टूट टूट के बराबर। वो आपको यूनिवर्सिटी में भी दिखता है, जहाँ सीनियर प्रोफेसर जूनियर प्रोफेसर से कराते हैं,
वो आपको ब्यूरोक्रेसी में दिखेगा, वो आपको जुडिशरी में दिखेगा, वो आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशन में दिखेगा। तो जो रिसर्च एनवायरनमेंट है वो हम नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि फ्यूडलिज्म में जो छूट होनी चाहिए फ्रीली काम करने की छूट नहीं है, और रिसर्च एनवायरनमेंट तो तभी होता है जब छूट मिले। मैं प्रिंसटन में देखता था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एमएससी किया, फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया, इतना जमीन आसमान का अंतर कि जो एनवायरनमेंट वहाँ पे एक स्टूडेंट को मिलती है, जो एनवायरनमेंट यहाँ हम घिसे पिटे पुराने प्रैक्टिकल यहाँ करते थे, वहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट नॉन फिजिक्स मेजर उसको जो हम प्रैक्टिकल कराते थे वो भी बड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करता था। तो नॉन फिजिक्स थे, उनको हम कहते थे कि एक बनाओ लाई डिटेक्टर, उनको बोलते थे कि एक आप बर्गलर अलार्म बनाओ। तो यहाँ पे हम पुराने 50 साल पुराने कि जी व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया जी, और ये सरफेस टेंशन हो गया 5 तरह से, और जो विस्कोसिटी हो गई 3 तरीके से, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था लर्निंग का। तो एक्साइटमेंट ऑफ लर्निंग हैज टू बी क्रिएटेड, उसके लिए हमें एक माहौल बनाना है, ये माहौल मिसिंग है। तो हमें अगर चीज़ों को रिफॉर्म करना है तो एक सोशल मूवमेंट, सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट, और ऐसा नहीं कि देश में हुई नहीं। आपको याद होगा सन 62 में नेहरू ने सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा करप्शन बढ़ रहा है, और उस समय प्रताप सिंह कैरो इफेक्ट का नाम आया कि कैरो पैसे लेता था पर काम कर देता, बाकी चीफ मिनिस्टर पैसे लेते थे काम नहीं करते थे, ये फर्क था कैरो इफेक्ट। पर नेहरू ने कॉशन किया कि करप्शन बढ़ रहा है देश में, इससे परेशानी हमारी बढ़ेगी। फिर 1973 में नवनिर्माण मूवमेंट आया गुजरात में, 1974 में जेपी मूवमेंट आया जो करप्शन के खिलाफ था, जो यूथ मूवमेंट था कि हमको खड़े होना। फिर छोटा सा मूवमेंट हुआ बोफोर्स के टाइम 87 के बाद, फिर हर्षद मेहता के समय 93-94 में मूवमेंट हुआ मिडिल क्लास का, फिर ये अन्ना हजारे रामदेव का मूवमेंट 2010 से 2012 का हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ कोई मूवमेंट। सस्टेन मूवमेंट से कॉन्शियसनेस बदलती है। 2010 से 12 के बीच में मैं देख रहा था कॉन्शियसनेस बदल रही थी, लोगों को एक उम्मीद जागृत हो रही थी कि शायद करप्शन पे रिक्शे वाला भी, ऑटो रिक्शे वाला भी बोलता था जी ये गलत काम है, वही अब सब नॉर्मलाइज हो गए। तो ये मूवमेंट सस्टेन होगी तभी जाके बदलेगी। ये हमारी विजुअल थिंकिंग होगी कि चीजें अपने आप बदल जाएं। पर हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे हमारे समाज में क्राइसिस बढ़ेगा, 4 क्राइसिस है, एक तो दुनिया भर में वॉर हो रही है, और ये खासकर जो ईरान वॉर है इससे हमारे जो दाम बढ़ेंगे, इससे हमारे जो और बहुत चीजें होंगी, क्योंकि ये पेट्रोलियम तो सिर्फ पेट्रोलियम नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें सल्फर है, और सल्फर सारे माइनिंग में इस्तेमाल होता है। सल्फर की कमी होगी तो माइनिंग में परेशानी आ जाएगी, इससे हमारे प्लास्टिक बनते हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल के जो थ्रेड्स हैं वो बनते हैं, तरह तरह की चीजें निकलती हैं, और सब में क्राइसिस होगा। तो ये क्राइसिस होगा। दूसरा हमारा जो टैरिफ है, अमेरिका हाई टैरिफ लगा रहा है, उससे सारी दुनिया में उथल पुथल हो गई, मल्टीलैटरलिज्म की जगह बाइलैटरलिज्म आ गया। और क्यों? कि अमेरिका में जो वेज है वो बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका में मिनिमम वेज $60 प्रति घंटा, प्रति दिन नहीं प्रति घंटा, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वहां पे $25 से $30 प्रति घंटा है। तो जितना एक अमेरिकन वर्कर एक दिन में कमाता है, एक भारतीय वर्कर 2 महीने में कमाता है। तो इसीलिए हम सस्ता प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए चाइना सस्ता प्रोड्यूस कर लेता है, और इसीलिए उनको हाई टैरिफ लगाने पड़ेंगे अगर वो इंडस्ट्री वापस आए। तो ट्रम्प इसीलिए वो हाई टैरिफ, पर हाई टैरिफ से सारी दुनिया का ट्रेड अस्त व्यस्त होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी धक्का लगेगा। फिर पर्यावरण के धक्का जबरदस्त लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल वो हो चुका है, और उसी में आप देखेंगे बिना मौसम की बारिश, तेज गर्मी, अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अभी जो गेहूं की जो बाली पक रही है उसमें असर आता है। ये 3 साल पहले भी हुआ, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे असर करने वाला है। फिर आपको देखिए एआई जो मैंने चौथा बताया, ये 4 बड़े धक्के आने वाले 1-2-3 साल में लगने वाले, उससे समाज में काफी उथल-पुथल होगा। उसकी तैयारी आज से हमें करनी चाहिए, और उससे कॉन्शियसनेस बिल्ड करनी पड़ेगी कि हमें समाज को किस ढंग से चलाना है, कैसे सबका हित लेके चलना है, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। अभी तक इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं रही, अब एक्चुअल में इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है। तो मैं यही विराम देता हूँ कि आगे आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत हैं,
उसको हम फील करना है तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तभी जाकर वो कुछ आगे कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है। लो, अभी आपने प्रोफेसर साहब का बहुत ही सारगर्भित ये व्याख्यान सुना और मेरे को लगता है कि आप काफी हर क्षेत्र में आर्थिक उसमें सब चीजें को आपका ज्ञान बढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है काफी देर से, तो आप पूछिए, किसको पूछना? ललित भाई पूछिए। ज़्यादा लंबा कर दिया। ज़्यादा लंबा नहीं, आप बैठ के जवाब दीजिए सर, बैठ जाइए। कर रहे हैं। अभी खबर थी कि मदर को मार दिया, दादी को मार दिया, क्योंकि वो दादी और मदर पैसे नहीं दे रहे थे ड्रग्स के लिए। तो सोशल प्रॉब्लम हो गई और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। ये जो बच्चे हैं जिनके पास काम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज उनको पैसा देके अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं अपने प्रोग्राम, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो इसलिए जो ये बेरोजगारी है, ये मेरा मानना है सबसे बड़ी समस्या है देश में। अब इसके पीछे कारण क्या है? जो बेरोजगार, इसके पीछे कारण ये है कि हम सही नीतियां नहीं अपना। हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को तो बढ़ावा दे रहे हैं, संग्रह क्षेत्र के, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनको ही हम कमजोर कर रहे हैं। तो बजट को देख लीजिए, बजट में आज 12.25 लाख करोड़ रुपया हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे रहे हैं। वो कहां जा रहा है? वो बड़े बड़े हाईवेज, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, इनमें जा रहा है। पर इनमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहले सड़क बनते हम जब 1970 और 80 में देखते थे तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। आज कोई भी फ्लाईओवर देख लीजिए, कोई सड़क देख लीजिए, बड़े बड़े बुलडोजर्स, क्रेन्स और जेसीबी के चलिए 10 लोग काम करते दिखते हैं। रेलवे लाइन में ग्वालियर से लौट रहा था तो मैंने देखा रेलवे लाइन लग रही थी, एक बड़ी सी वो ट्रेन सी थी, वो धड़ लाइन लगाती जा रही थी। मुश्किल से 20 लोग काम कर रहे थे, जबकि पहले उस पर सैकड़ों लोग काम करते थे रेलवे लाइन लगाने पे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, इसमें भी रोजगार नहीं है। ये भी बहुत ऑटोमेटेड हो गया, बहुत मैकेनाइज्ड हो गया। और इससे होगा क्या कि जो हमारा संगठित क्षेत्र है वो गांव तक पेनिट्रेट करता है, तो असंगठित क्षेत्र और पिट जाए। तो हमें बढ़ाना चाहिए कहां पे अपना एक्सपेंडिचर? हमें बढ़ाना चाहिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, हमें बढ़ाना चाहिए शिक्षा में, हमें बढ़ाना चाहिए स्वास्थ्य में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर इन चीजों में बढ़ाएंगे तो यहीं पे रोजगार, शिक्षा में बहुत रोजगार पैदा हो सकता है, स्वास्थ्य में बहुत रोजगार पैदा हो सकता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हो सकता है। आज देखिए कृषि की समस्या क्या है? कृषि की समस्या है, कृषि की समस्या टेक्नोलॉजी नहीं। छोटे जो फार्म्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, वो कैसे कम्पीट करें? अमेरिका हमें कह रहा है अपना बाजार खोल दो कृषि का। 1982 में गैट राउंड ऑफ नेगोशिएशन में, आप जानते होंगे शुक्ला जी जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी थे उस समय, वो हमारे गैट में एम्बेसडर थे। तो उनको अमेरिकन एम्बेसडर ने आके कहा कि अब आपको सोवियत यूनियन मदद नहीं कर सकता, आपका हम कृषि का मार्केट खुलवा के रहेंगे, हमारे पास कृषि में बहुत सरप्लस है। तुम्हें नई बात नहीं जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मार्केट खोलो, ये 1980 से मुहिम है। और इसीलिए उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में 1987 में सारे नए इश्यूज आ गए। पहले गैट में सिर्फ ट्रेड इन इंडस्ट्रियल गुड्स होता था, अब ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स, ट्रिम्स, क्रिएशन ऑफ WTO, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सारे नए इश्यूज ले आए जो एडवांस कंट्रीज को चाहिए। तो वो हमारा कृषि खुलवाना चाहते हैं, तो हमारा कृषक जाएगा। ये अमेरिका में एक एवरेज फार्मर को $25,000 प्रति साल प्रति वर्ष तो सब्सिडी मिलती है, यानी कि उसको 20 लाख रुपए साल की तो सब्सिडी है। हमारा एवरेज किसान तो 1.5 लाख रुपए भी नहीं कमाता, तो कैसे खड़ा हो पाएगा? जो वहां से सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट आएगा
उसके सामने हमारा किसान नहीं खड़ा हो सकता, वो तो और मर जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए तो रेड लाइन है कि हम कृषि कैसे खोलें, जबकि दबाव वहां से ये है, जैसे ही फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ तुरंत ट्रम्प ने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर को फायदा होगा, उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। उनके दिमाग में तो ये है कि हम खोलने वाले हैं मार्केट एग्रीकल्चर का। तो पॉइंट ये कि हम जो आज का इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कैसे अपनी चीजों को समझें। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, MAGA। पर अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट था, तो ऑलरेडी $88,000 पर कैपिटा उसकी आमदनी, हमारी तो $2,800 प्रति व्यक्ति आमदनी है। जर्मनी की भी $55,000 है, जापान की $33,000 है। तो अमेरिका तो सबसे आगे था, जो सबसे आगे वही हमसे और अधिक कंसेशन देता। वो कह रहा है अपना मार्केट खोलो, हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। और वो कह रहा है कि आईफोन को कह रहा है कि आप इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो। वो अपने कैपिटल बोल रहा है कि आप बाहर नहीं, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो। यूरोप बोल रहा है कि आप यूरोप में इन्वेस्ट करो। तो इसीलिए हमारा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर वो इन्वेस्ट पूरा कर नहीं रहा। वो कहता है कि डिमांड कम है, सरकार पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रही। तो वो कहते हैं कि जब तक डिमांड नहीं होगी तो हम कैसे बढ़ाएंगे। और उनकी बात सही है। आरबीआई का डेटा आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो दिखा रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 75 के बीच में घूम रही है पिछले 10 साल से। अगर आप 100 कारें बना सकते हैं और आपकी 75 कारें बिक रही हैं तो आप कैपेसिटी को 110 क्यों बढ़ाएंगे? तो आपकी 10 कारें और नहीं बिकेंगी, आप कैपेसिटी आपने बढ़ा दी, वो कारें और नहीं बिकेंगी, तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। तो जब तक कि डिमांड 85 से 90 नहीं पहुंचती तब तक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। कुछ क्षेत्रों में आएगा पर ओवरऑल एग्रीगेट में नहीं आएगा। तो इसलिए निर्मला सीतारमण जी बार-बार कह रही है पिछले 5 साल से कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमने इतना बढ़ा दिया, प्राइवेट सेक्टर सामने क्यों नहीं आता? रीजन यही, जितनी इनइक्वालिटी होगी उतनी गरीबों की डिमांड कम होगी, उतना अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होगी, और जो उतना जो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर डिमांड कम होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट भी सफर करेगा। तो ये बात सीधी है। अगर आप एक गरीब आदमी को 100 रुपए दें तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। अपने लिए एक चप्पल ले लेगा, पत्नी के लिए एक ब्लाउज ले लेगा, बच्चे के लिए स्कूल बैग ले लेगा, किचन के लिए कटोरी ले लेगा, पूरा 100 खर्च कर देगा। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 100 रुपए देंगे तो मैं तो ज्यादा 5 रुपए खर्च करूंगा। मैं तो जो चाहिए था वो मैं खर्च कर ही रहा हूँ, और जो अति अमीर है वो तो ऑलरेडी जो उसको चाहिए वो खर्च कर रहा है, तो उससे डिमांड नहीं बढ़ने वाली। और हमारे यहाँ आमदनी कहाँ बढ़ रही है? जो जितना ज्यादा अमीर है उतनी ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ रही है। तो ये जो गैर बराबरी है इसी की वजह से डिमांड की समस्या है, इसी की वजह से हमारे अस्पृश्यता की परेशानी है, इसी की वजह से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है उसकी परेशानी। और जितनी गैर बराबरी बढ़ेगी उतना सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक परेशानियां हमारी बढ़ती जाएंगी। और इसके साथ जोड़ दीजिए काले धन की अर्थव्यवस्था, जिस पे मैंने रिसर्च 1980 से की है, मैंने काफी लेख वगैरह लिखे हैं, किताबें वगैरह लिखी हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था 3% लोगों के हाथ में केंद्रित है और ये बढ़ती चली जा रही है। यानी कि कैंडोर आए थे केम्ब्रिज से 1955-56 में, उन्होंने आंका कि ये 4 से 5% जीडीपी का है। फिर वांचू कमेटी ने बोला 7% हो गया 1970। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडी जिसमें मैं भी एसोसिएटेड था, हमने अनुमान लगाया 18 से 21% हो गई। फिर मैंने अपनी ब्लैक कॉम की किताब में अनुमान लगाया कि 40% हो गए, और फिर ईपीडब्ल्यू में मेरा आर्टिकल आया 2016 में, तो मैंने बताया 62%। यानी आज की 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में 250 लाख करोड़ की काली कमाई। अब इसका असर क्या है? इसका असर यह है कि आपकी नीतियां फेल कर रही हैं। तो जैसे चिदम्बरम ने कहा, एक्सपेंडिचर डोंट लीड टू आउटकम, मतलब हम बजट में दिखाते हैं कि इतना हम खर्च करेंगे, उसका आउटकम नहीं मिलता। तो जैसे राजीव गांधी ने कहा कि जब 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। तो जो स्कूल आपको बनाना है 1 साल में, वो 7 साल में बनेगा। आपके हेल्थ सिस्टम फेल कर जाएंगे, आपकी सड़कें फेल कर जाएंगी, जिसको मैं कहता हूँ डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स। मतलब सड़क आपने बनाई, उसमें आपने एग्रीगेट कम डाला, आपने जो उसमें कोल्टार कम डाला, बारिश आई बह गई, तो पॉटहोल रोड्स हैं हमारे।
जिसमें एक्सेल टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, डीजल का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो मिलती नहीं है, उससे हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। तो मैंने ये 2005 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखाया कि काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा 5% रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। यानी कि 1970 में जब 3.5% की ग्रोथ थी, तो अगर ये काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती तो हमारी 8.5% ग्रोथ होती, जैसी साउथ ईस्ट एशिया में रही। आज जब हम कह रहे हैं कि हमारी 7% ग्रोथ है, तो 12% रेट ऑफ ग्रोथ होती है। तो अगर ये 5% हर साल आप ऐड करते हैं मिड 70 से, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होती। आज हम $30 ट्रिलियन के होते, ना कि 3 ट्रिलियन डॉलर। तो हम अमेरिका से भी आगे होते हमारे जीडीपी। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से देश का डेवलपमेंट रुकता है, इसका रोजगार रुकता है, प्रति व्यक्ति आय रुकती है और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हम पीछे रहते हैं। और काले धन की अर्थव्यवस्था क्यों? इसको एक तिगड़ी चलाती है। काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इलीगैलिटी, गैर कानूनी। तो तिगड़ी क्या है? करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट एग्जीक्यूटिव। करप्ट एग्जीक्यूटिव में आपके पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी तीनों आते हैं। अब जुडिशरी के बाद हम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको करते हम तो कोर्ट हो जाता है। अभी तो उन्होंने 8वीं क्लास की किताब विड्रॉ करा दी, क्योंकि वहाँ पे एक चैप्टर में लिखा था कि करप्शन है जिसमें जुडिशरी में। और मैं जाके 30 बारी कोर्ट में बैठ के देखता था, हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। आपको प्रोसेस सर्विंग, नोटिस दिलवाना, ये करवाना, वो करवाना, डेट लेना, हर एक चीज के लिए पैसा आपको लगता है। तो करप्शन है, और अभी तो स्पेसिफिक केसेस ही हैं। और इसलिए पेंगुइन ने कहा कि हम ये सेक्शन छापेंगे नहीं, आप स्पेसिफिक केसेस दीजिए। तो मैंने स्पेसिफिक 5-6 जजेस के जो करप्शन पकड़े गए थे 1999 तक, वो मैंने दिए। मैं जनरलाइज करके नहीं अपनी किताब में लिखा कि जुडिशरी में कितना करप्शन है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो तो परेशानी कर दो। पर सवाल ये है कि जो तिगड़ी है यही तो डोमिनेट कर रही है। तो आप देखें, जैसे कि अगर आप तमिलनाडु जाएं तो डीएमके आई तो अन्ना डीएमके के लीडर को अरेस्ट कर लिया, अन्ना डीएमके आई तो डीएमके के करुणानिधि को अरेस्ट कर लिया। आप पंजाब जाएं तो कांग्रेस ने अकाली दल के नेता को अरेस्ट कर लिया, अकाली दल आई तो उसने जो कांग्रेस के नेता को अरेस्ट कर लिया। और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केसेस जो यूपी में तो सभी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ, सभी के खिलाफ। तो नेशनल पार्टी तो रीजनल पार्टी सभी में है। और क्यों? कि जो सत्ता में है उसको सब ज्यादा फायदा होता है, उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, जो उसको व्हाइट में नहीं मिल रही उसको एडिशनल इनकम मिल रहा है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था एक पॉलिटिकल, हमने 40 कमेटीज और कमीशन पिछले काले धन की अर्थव्यवस्था को स्टडी करने के लिए देश में आए 1948 से। उन्होंने सैकड़ों देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।